जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लाइव को इतना प्यार देने के लिए। बहुत दिनों बाद आप लोगों से लाइव हुआ। हाँ, एक भाई ने बहुत सही बात कही कि मुझे पहले से नोटिफिकेशन दे देना चाहिए भाई, सब सुन सके, तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल नोटिफिकेशन देकर ही लाइव आऊँगा। अच्छा, अभी शुरुआत में ये बात करने का मेरा कारण है कि भाई मुझे लाइव के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, तो लाइव में जो आप लोगों ने कमेंट लिखे थे वो आप दिख नहीं रहे, तो मैंने तो तब सोचा था कि तुरंत पढ़ नहीं पा रहा हूँ, और उस टाइम भी ऐसा था कि कुछ सेकंड के लिए फ्लैश हो रहा था फिर सारा हट जा रहा था, तो वो सारे कमेंट्स कहाँ गए उनको मैं पढ़ के जवाब देने वाला था, तो इसलिए जवाब आप लोगों के पास नहीं पहुंचे। तो जिनके पास जवाब नहीं पहुंचेंगे वो लोग नाराज मत होइएगा भाई, वो कमेंट दिख ही नहीं रहे। तो अगर आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है कि कैसे लाइव में तुरंत कमेंट पढ़े जा सकते हैं, मतलब वो कुछ देर तक दिखे तो वो तो कुछ सेकंड के लिए फ्लैश होते और हट जाते, तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो मैं कैसे पढ़ता और जवाब देता, या फिर बाद में उन कमेंट्स को कैसे देख सकते हैं, ऐसा कुछ अगर आपके पास नॉलेज है तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स में व्हाट्सअप में बताइए भाई, ताकि नेक्स्ट टाइम जब लाइव हो तो और आप लोग कमेंट लिखें तो मैं उनका जवाब तभी दे सकूं पढ़ के, या फिर बाद में उसे पढ़ के जवाब दे सकूं। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि लाइव के दौरान कमेंट्स मत लिखा कीजिए, क्योंकि आप लोग लंबे कमेंट लिखते हैं तो मैं उनको कुछ सेकंड में कैसे पढ़ूं, दोबारा वो दिख नहीं रहे थे, और फिर मैं जो बातें करना चाह रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ, तो मतलब इतना हौच पौच हो जाता है कि समझ में नहीं आता है। तो अगर कमेंट से लिखना है तो प्लीज़ लाइव खत्म होने के बाद लिखिए, ताकि मैं आराम से उसे पढ़ूँ और एटलीस्ट जवाब दे सकूं, क्योंकि जब तक मैं आप लोगों के कमेंट्स के जवाब नहीं देता मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, बताइए अगर आपके पास कोई तरीका है कि लाइव में आराम से कमेंट पढ़ के कैसे देखा जाता है कि कुछ सेकंड के लिए फ्लैश हो रहा है, या फिर बाद में उन कमेंट्स को कैसे देखा जा सकता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम लाइव में आप लोग लाइव खत्म होने के बाद ही कमेंट्स लिखिएगा, ताकि मैं जवाब दे सकूँ। और चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अभी तक आपने सुना हेमेंद्र एक गरीब चित्रकार है जो नौकरी की तलाश में है। उसका दोस्त सुधीर उसकी हर तरह से मदद करता है। एक दिन सुधीर उसे एक ज्योतिषी के पास ले जाता है। ज्योतिषी उसे बताते हैं कि उसका भविष्य अत्यंत उज्जवल है, मगर उसके जीवन में एक भयानक विपदा आने वाली है, जो कालमुंडी नाम की एक भयानक शक्ति है। ज्योतिषी उसे कालमुंडी की तस्वीर भी दिखाते हैं और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी देते हैं। उसे एक तुम नीचे चलो, मैं आ रहा हूं। बिना कुछ और बात किए ईशा नन्हे कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मगर ये सब जानने के लिए मैंने नंदिनी का ये ट्रंक खोला है, वो अगर उसे पता चल गया तो महाभारत मच जाएगी। फिर वो चाहे पति पत्नी के विश्वास की बात हो या फिर नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। मैंने ट्रंक को बंद किया और जल्दी नीचे स्टोर रूम में गया और वहां से एक बड़ा सा फावड़ा ले आया। फिर घर की छत पर जोर से वार करने लगा, मगर घर पुराने ज़माने का बना हुआ है, इसलिए छत काफ़ी मजबूत थी। मुझे काफ़ी ताकत लगानी पड़ी। कई बार प्रयास करने के बाद छत का कुछ हिस्सा टूट कर गिरा। आसपास ज़मीन पर बहुत से सीमेंट के टुकड़े थे, कुछ बड़े कुछ छोटे। ट्रंक पर मैंने उसी पावड़े से 2-4 वार किए। ट्रंक का दरवाज़ा चपटा हो गया। मैंने एक बड़ा सा सीमेंट का टुकड़ा उठाकर उसके ऊपर रख दिया, ये दिखाने के लिए कि छत टूट कर गिरी है, इसी वजह से ट्रंक की यह हालत हुई है। जानता हूँ ये शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपाना था, मगर कुछ तो करना था जिसे नंदिनी का विश्वास बना रहे। आसपास का वातावरण देखा, जैसा मैं चाहता था वैसा हुआ है नहीं। फिर कपड़ों से धूल साफ करके छत के उस कमरे को बंद करके धीरे नीचे आ गया और बैठक में बैठ गया। नंदिनी अभी तक नहीं आई थी। ईशा अपने कमरे में खेल रही थी। एक बार क्या सोचकर कमरे के दरवाजे से अंदर झांका। ईशा अपनी गुड़िया को हवा में उछाल रही थी और कैच कर रही थी।
अचानक ही 2-3 साल पहले की बात याद आ गई। याद आ गया रिजू का चेहरा, ज्योतिषी की वो खबरदार वाणी। मन में विचार आया, ईशा क्या रिजू की तरह ही शैतान है? क्या उसमें थोड़ी भी इंसानी गुण नहीं है? आखिर वो तो मेरी बच्ची है। कि उसके मन में भी वैसी ही पैशाचिक वृत्तियां हैं? वो क्या पूरी शैतान है? मन ही मन में कांप उठ रहा था। ज्योतिषी ने कहा था शैतान से सामना होगा, मगर ये सामना नहीं, ये तो एक रिश्ता है, और इससे मैं कैसे बच सकता हूं? वो ज्योतिषी मुझे बचा सकते हैं। तो क्या रिजू की तरह ईशा को भी? और नंदिनी? अभी मैं ये बातें सोच ही रहा था कि अचानक मेरे कंधे में किसी का हाथ मुड़कर देखा तो नंदिनी खड़ी थी। मैं लगभग कांप रहा था। वो बोली, अरे क्या हुआ तुम्हें? तबीयत खराब है क्या? तबीयत? अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है। वो बोली, नहा लिया तुमने? नहा लो, चलो खाना खा लेते हैं, कहकर नंदिनी अंदर चली गई। मैं तभी जैसे किसी नशे में वहां खड़ा था। अचानक नंदिनी की आवाज आई, ईशा, गुड़िया को ये तुमने क्या किया है? अचानक उसकी आवाज आई, देखो तुम्हारी बेटी की करतूत। मैं कमरे में गया तो देखा ईशा ने अपनी गुड़िया के सर को उखाड़ डाला था। बहुत कीमती गुड़िया थी। पिछले ही साल उसके बर्थडे पे नंदिनी ने गिफ्ट की थी। हूबहू एक बच्ची की साइज की थी। ईशा उसे बहुत पसंद करती थी, हमेशा अपने साथ रखती थी, बहुत प्यार करती थी। नंदिनी ने कहा, ठीक है, तुम्हें मैं दूसरी ला दूंगी, ठीक? मैं चुपचाप खड़ा रहा। मैं सोच रहा था, क्या यही शुरुआत है? दोपहर को हम सब एक साथ ही खाने बैठे। आज मेड ने चिकन बनाया था, बहुत टेस्टी चिकन था। मैं खाते खाते अचानक एकटक नंदिनी को खाते हुए देख रहा था। बड़े आराम से वो खा रही थी, चिकन की हड्डियों को छिपा कर प्लेट में रख रही थी। अचानक उसका ध्यान मेरी तरफ गया। अरे क्या हुआ, खाओ, और थोड़ा चिकन दूं? नहीं। छोटे से वाक्य से मैंने बातचीत खत्म की। आज से पहले भी तो हम साथ साथ बैठकर खाए हैं, मगर तब तो कुछ महसूस नहीं हुआ। आज फिर इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? डर। आज तक मुझे पता नहीं था कि जो मेरी पत्नी है वो असल में इंसान नहीं है, वो एक शैतान है। नहीं, मैं नहीं सक रहा हूं, मैं और सहन नहीं कर सक रहा हूं। जल्दी से उठकर हाथ धो लिए मैंने। किसी तरह से दिन बिताया और शाम को ही निकल पड़ा सुजीत के घर की तरफ। अगर वो इस समस्या का कोई हल बता सके। रास्ते से जाते जाते अचानक नंदिनी के पिता के बारे में सोच रहा था। विधवा बेटी, संतानहीन, उसकी शादी देने में उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। समस्या हुई थी मेरे परिवार वालों के साथ। उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया था, परिवार वालों को बुरा भला भी कहा था। आज नंदिनी के पिता नहीं है, मैं भी अविवाहहीन हूं। अपनी विधवा बेटी के विवाह देने में उन्होंने थोड़ी भी नानुकुर नहीं की। उस समय तो मुझे जैसे प्यार का बुखार चढ़ा हुआ था, इसलिए कुछ नहीं सोचा, मगर आज समझ में आ रहा है उसके घर वाले सब कुछ जानते थे। जानकर भी मुझे कुछ नहीं बताया गया। बचपन में दादी के मुंह से भूत राक्षसों की बहुत कहानियां सुनी थी, तब विश्वास नहीं होता था, मगर आज तो
मेरा मेरा हम सफर ही उन कहानियों के लोग तो बचकर भाग भी जाते थे। मैं कहाँ भागूं? कहाँ भागूं? सुजीत के घर पहुंचा तो वो सामान जमा रहा था, शायद कहीं जा रहा था। मुझे देखते ही बोला, अरे ग्रेट आर्टिस्ट, आओ आओ। कहीं जा रहा है? थोड़ा टाइम होगा? हाँ रे, ये बिजनेस के सिलसिले में थोड़ा निकल रहा था, कल ही वापस आ जाऊंगा। खैर, अपनी घड़ी की तरफ देखकर बोला, जल्दी से कुछ बता सकता तो बता। मेरी बातों से पूरी बात सुनकर उसकी आंखें जैसे फैल गई। मैं भी रोना सा मुंह लेकर उसकी तरफ देख रहा था। कुछ देर तक चुपचाप रहने के बाद वो बोला, मुझे तो आज जाना ही पड़ेगा भाई, कल शाम को मैं लौटूंगा। उसके बाद तू आज रात मेरे घर में रह जाएगा क्या? नहीं, उसे शायद अभी तक पता नहीं है कि मैं सब कुछ जान गया हूं, तो काम निपटा क्या। उसके बाद हाँ, उसके बाद तुझे ज्योतिषी के पास ले चलूंगा। सुजीत के घर से अपने घर लौट रहा था। लौटने का मन तो नहीं था, सोचा था सुजीत के साथ बैठकर इस समस्या का एक समाधान निकाल लूंगा, मगर वो भी तो बिजी है, क्या कर सकता है बेचारा। लौटते लौटते काली मंदिर पड़ता था, उसी के प्रांगण में जाकर बैठ गया। घर में बोलकर आया था देरी होगी, ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे, इसलिए अभी मेरे पास काफी समय था। जगह थोड़ी सी सुनसान सी थी। थोड़ी दूरी पर आग जलाकर कुछ लोग भक्ति गीत गा रहे थे। मैं बैठे बैठे अपने जीवन के बारे में सोचने लगा, क्या पाया, क्या खोया, आज कहाँ हूं मैं, आज जिन हालातों में हो उसके लिए कौन दोषी है। सोचते सोचते 3 साल पहले की बातें दिल के कब्र से बाहर निकल रही थी। रिजू की घटना होने के बाद 3-4 महीने बीत गए थे। फिर सुजीत के साथ ही ज्योतिषी के पास गया था। मन में उथल पुथल थी कि भविष्य आगे कैसा है और कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है। साथ ही साथ उस रात को जिस तरह से उन्होंने हमारी जान बचाई थी, उसके लिए उनका धन्यवाद करना तो बनता ही था। इतने दिनों तक नहीं गया था क्योंकि मेंटल स्ट्रेस से निकल नहीं पाया था। साथ ही साथ नंदिनी के लिए भी खुद को ही दोषी समझ रहा था, इसलिए उन दिनों उसके पास रहना ज्यादा जरूरी समझता था। मगर धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि शैतान को मारकर हम लोगों ने तो उसी का भला किया है। भले ही अपना लड़का है करके उन्होंने सच्चाई किसी से न कही हो, मगर और फिर उस दिन के वीर योद्धा ज्योतिषी से मिलना तो जरूरी होता है। उनके घर पहुंचकर माँ काली की मूर्ति और ज्योतिषी दोनों को मैंने प्रणाम किया। सुजीत ने सिर्फ माँ काली को, हमें बैठना कहकर उन्होंने कहा, बैठिए, कहिए। मैं थोड़ा झेप रहा था। अगर रिंग को मैंने खोया ना होता तो शायद ये मुसीबत मेरे सामने ना आती, मौत के मुंह से वापस आया था। थोड़ी सी परिस्थिति को सामान्य करते हुए मैंने कहा, कैसे जो आपको धन्यवाद करूं। मेरी बातों को आधे में ही काटकर वो बोले, अरे कोई बात नहीं, सब माँ की इच्छा है, जय काली। बात खत्म करके पीछे माँ काली की तरफ देखकर बोले, माँ, जय माँ, सबकी रक्षा कर माँ, सबकी रक्षा कर। सुजीत भी बोल पड़ा, तेरी बातों पे पहले विश्वास नहीं हुआ था, मगर उस रात को जो देखा, बाप रे बाप, वो तो भला हो तू हमारे साथ था। अच्छा, ये कालमुंडी की बात को जरा डिटेल में बता दो, मतलब कैसे आया, कैसे गया। सुजीत की बात सुनकर ज्योतिषी थोड़ा सा मुस्कुरा। मैं भी थोड़ा सा हिलडुल कर बैठा। ज्योतिषी बोले, है कब की बात है ये तो मुझे ठीक से पता नहीं, दादाजी के पास सुना था। वो लड़का था या लड़की ये किसी को पता नहीं। शैतान का जेंडर क्या जानना। लोग उसे शैतान समझते थे क्योंकि जैसा वो काला था, देखने में वैसा ही बदसूरत। कहते हैं वो लोगों को बुरे काम करने के लिए प्रेरित करता था। बहुत से लोगों ने उसके कहने पर बुरे काम भी किए, जैसे चोरी चकारी वगैरह। कुछ लोगों ने तो मर्डर भी किया। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि उसकी बातें मानकर काम करने से अपराधी की शिनाख्त नहीं हो पाती थी। इससे
लोगों के मन में आत्मविश्वास जगने लगा और लोगों के मन में जागने लगी अपराध करने की इच्छा। यह बात जब बाकी लोगों को पता चली तो कुछ साधुओं ने उसे पकड़कर गर्म तांबे के पात्र में डाल दिया। चेहरे का बहुत सा हिस्सा जल गया, शरीर से मांस गल गल के गिरने लगे। तभी हालांकि वो नहीं मरा, मगर दर्द से कराहा के मरा था। मरने से पहले अभिशाप देके गया था कि वो लौटेगा, तुम्हें से कोई रोक नहीं पाएगा। लौटूंगा, लौटूंगा मैं। तुम लोग नहीं रोक पाओगे मुझे, नहीं रोक पाओगे। ज्योतिषी कुछ देर के लिए रुके। घर में फैली हुई धूप की खुशबू और एक ऐसी पौराणिक कहानी, बचपन में दादी माँ के पास ऐसी कहानी सुनता था तो भले ही विश्वास नहीं करता था, मगर आज कैसे अविश्वास करूं। 2 महीने पहले की वो रात याद आते ही शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं। अचानक सुजीत ने पूछा, अच्छा तांबे का पात्र क्यों? हाँ, उस समय शायद तांबा ज्यादा उपयोग होता था इसलिए। अब की बार मैंने पूछा, अच्छा कालमुंडी नाम कैसे हुआ और वो वापस कैसे आया, और खासकर मेरे जीवन में। उसको मारते समय उसके चेहरे से मांस गल के हड्डियां निकल आई थी और काला तो पहले से था, और चेहरे की हालत, इन सबको मिला के ही शायद कालमुंडी नाम रखा गया हो। मैं अपने दूसरे प्रश्न का जवाब पाने के लिए छटपटा रहा था। इसके बाद बहुत से दुष्ट लोगों ने कालमुंडी की साधना की बुरी शक्तियां प्राप्त करने के लिए। हालांकि मैंने इसके विषय में सिर्फ सुना है। कालमुंडी किसी के संतान के रूप में जन्म लेता था, वो भी कुछ अशुभ लग्न मानकर, और उस संतान के वंश विस्तार के साथ साथ वो और शक्तिशाली होता जाता था। मगर कोई उसे वश में कर सका था कि नहीं, इसमें शक है। कालमुंडी इतना भयंकर है कि वो अपने साधक को भी मार डालता है। इस हिसाब से जो उसे ला सकता है वो उसे मार भी सकता है। वो कोई भी मौका नहीं चूकता है। किसी के वश में रहना उसे पसंद नहीं, और किसी तरह अगर किसी ने वश कर भी लिया तो वो व्यक्ति भी शैतान में बदल जाता है। ये सब हालांकि किताबी बातें हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा है वो अपने दादाजी से ही। सचमुच सब कुछ सच है कि नहीं ये मुझे पता नहीं। सुजीत अचानक बोल पड़ा, हाँ ठीक है, और ज्यादा जान के हमें लाभ भी क्या, मुसीबत तो टल गई ना। ये सब अजीब लगने के बाद भी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं आगे और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाकर कहा, भविष्य में कोई समस्या तो नहीं आने वाली है, थोड़ा देख कर बता दीजिए ना। मगर इस बार उतने गौर से हाथ न देखकर वो बोले, सब कुछ पहले जैसा ही है। हाँ, आपका अच्छा समय आएगा, मगर थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। सावधानी से अच्छा कोई भी मार्ग नहीं। कालमुंडी के बारे में फिर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। मेरा भी जरा हाथ देख तो, वो जो बीमारी थी मेरी, सुजीत बोला। वो ही कहते कहते सुजीत जैसे मेरी तरफ देखा। मुझे लगा वो अकेले में कुछ बात करना चाहता है। बचपन का दोस्त होने के बाद भी बड़े होने पर बहुत सी बातें प्राइवेट हो जाती हैं, इसलिए मैं कमरे से बाहर निकलकर बैठा। रात में नंदिनी के पास जाना था कुछ सामान देने। कितनी देर इसी तरह बैठे बैठे सोचता रहा, ख्याल अचानक एक अनजान सी आवाज आई, अरे दादा आप यहाँ? मैं चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं नंदलाल इसी मंदिर में पूजा करता हूँ। आप तो ईशा के पिताजी हैं, आप पेंटर हैं। हाँ, मेरा बेटा ईशा के क्लास में ही है। मैंने उन्हें नमस्कार किया। बदले में उन्होंने भी नमस्कार करने के बाद कहा, 2 दिन पहले आपकी बेटी ने क्लास के एक बच्चे को बहुत बुरी तरह से मारा, पीटा, नखोड़ा, चाबा। हालांकि वो लड़का उसे तंग कर रहा था, मगर कोई किसी को इतनी बुरी तरह से कैसे मार सकता है, और उसकी उम्र के बच्चे को इतना ज्यादा गुस्सा। आपकी बच्ची शायद कुछ दिनों से स्कूल नहीं गई है। स्कूल के प्रिंसिपल भी आपको खोज रहे थे। मैंने उनसे कहा, इस विषय में तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं बड़ा दुखी हूँ। उनसे विदा लेके घर आते आते मैं फिर से परेशानी में घिर गया। परिस्थितियां धीरे धीरे जटिल होती जा रही। आज ही कुछ करना था, मगर आसपास फैला अंधेरा और
दूर के घरों की बुझती बत्तियों ने आभास दिया बहुत रात हो चुकी है, अब लौटना पड़ेगा। आज की रात किसी तरह से बिता लो। फिर लौटते लौटते माँ काली को प्रणाम करके गया। रास्ता दिखा माँ, रास्ता दिखा। इससे बचने का रास्ता क्या है? शाम 7 बजे जैसे ही नंदिनी कमरे में आई, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। ऐसी ही योजना थी ज्योतिषी और सुजीत की। वो लोग शैतान नाश यज्ञ करेंगे। पास के कमरे में ईशा कुछ बना रही थी। मैंने आवाज दी, बेटी। मेरा गला जैसे कांप रहा था। क्या कर रहे हो? मैंने एक पेंटिंग बनाई है, मम्मी ने आपको दिखाने का। मैंने अपने पीठ के पीछे वाले हाथ में मोटी सी एक रस्सी छुपा कर रखी थी। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं ये क्या कर रहा हूं? पता नहीं। ईशा मेरी अपनी प्यारी बेटी है, मगर वो इंसान नहीं है। यही मात्र उसका कसूर। और मैं एक पिता होकर अपनी बेटी को अपने हाथों से मारूंगा। नहीं, मुझे अपने आप को मजबूत रखना होगा। आज ही अगर कुछ नहीं कर सका तो सामने बहुत मुसीबत हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर आंखों के आंसू पोंछकर उससे कहा, बेटी, चोर पुलिस खेलोगे? तुम चोर, मैं पुलिस। पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया है। मैं तुम्हें रस्सी से बांध कर ले जाऊंगा। टाइम नष्ट न करते हुए तुरंत ही वो रस्सी ईशा के कमर में बांध। पापा, मुझे लग रहा है, बहुत लग रहा है। मगर उसकी बातों को न सुनकर मैंने तुरंत उसे बांध दिया और इशारे से ज्योतिषी और सुजीत को घर के अंदर बुला लिया। ज्योतिषी ने अपना काम शुरू। तांबे की पत्तियां, लाल किताब और ज्योतिषी उपाचार। घर की बत्ती बुझाकर प्रक्रिया शुरू हुई। ईशा बोल पड़ी, ये क्या हो रहा है पापा? ये कौन है? सुजीत चाचा के साथ। मैं और सुजीत चुपचाप। मेरी आंखों से आंसू गिरा था। मंत्र पढ़कर ज्योतिषी ने जैसे ही तांबे की उन पत्तियों को ईशा के शरीर से छुआया, वो चीख सी पड़ी और तुरंत ही मुझे याद आ गई 3 साल पहले की वो घटना। आवाज बिल्कुल एक सी। मगर तब जो नहीं हुआ था हुआ और इसके साथ ही एक भयानक चीखने की आवाज, बहुत ही भयानक, गले से जोर से दरवाजे पर दस्तक, दरवाजा तोड़ डालने की कोशिश। ज्योतिषी अपने मन में काम किए जा रहे। ईशा चीखे जा रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे रिजू की तरह भयानक होते जा रहा था और तभी दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रविष्ट हुई नंदिनी नहीं कह सकते। ये तो कोई हिंसक जानवर है। उसका चेहरा भी बिल्कुल रिजू की तरह हो चुका है। आज तक इस चेहरे को रिजू में और उस पेंटिंग में देखा था। वो आज मेरे सामने थी। अगले ही पल उसने मेरा गला दबा दिया। मेरा दम घुट रहा है। सांस बंद हो रही है। उसके वो धारदार नाखून मेरी गर्दन काटकर मेरे गले के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। शरीर की पूरी ताकत लगाकर एक झटके में खुद को उसे छुड़ाकर बिस्तर पर उठकर बैठ गया। मेरी सांसें तेज चल रही है। खुद को थोड़ा सा सामान्य करके मुड़ के देखा। पास ही गहरी नींद में सो रही है ईशा और उसके पास नंदी। पूरे सपने का डर थोड़ा सा हटा तो वॉशरूम में जाके चेहरे पर पानी डाला और सोने की इच्छा नहीं कर रही थी। ये सपना नहीं, कल ये सच होने और कोई क्या तरीका नहीं है। सपना याद आते ही शरीर जैसे कांप रहा है। लग रहा है दिल सीने से निकलकर बाहर गिर जाएगा। नहीं, एक बार ज्योतिषी के पास जाऊं। जानता हूं बहुत रात है, मगर उससे बात के बिना मैं नहीं रह पा रहा हूं। अभी जाकर बात करनी होगी। अभी अगर कोई दूसरा तरीका रहे तो। खूब सावधानी से घर से निकल पड़ा। अरे तू यहाँ है? मैं तुझे नीचे खोज रहा था। मैं इस वक्त छत वाले कमरे के पास खड़ा था। अभी बंद थी, मगर शाम को
बहुत तेज बारिश हुई थी। बाहर बिजली की कड़कड़ाहट और कमरे में बल्ब की मध्यम रोशनी, एक अजीब सा वातावरण था। सुजीत बोला, चल तैयार हो जा। मैंने उसकी तरफ एक अजीब सी नज़र से देखा। मुंह से मैंने कुछ कहा नहीं, मगर मेरे मन की हालत समझकर वो शायद मेरे पास आकर सांत्वना देते हुए बोला, मैं तेरे मन का हाल समझ रहा हूँ रे, भरोसा रख, ज्योतिषी एक ना एक उपाय निकालेंगे ही। मैंने निश्वास छोड़ते हुए कहा, नहीं, वो कुछ नहीं कर सकेंगे, वो मुझे नहीं बचा सकेंगे। अरे कर सकेंगे रे, उसकी पूरी फैमिली डाकिनी जोगिनी ये सब तंत्र विद्या लेकर रहते हैं। उसके पिताजी ने एक बार मेरे ससुर जी की मदद की थी, तब से ही उसके साथ मेरी मित्रता हुई। आजकल तो इस तरह खुले में तंत्र वगैरह नहीं कर सकते ना, इसलिए ज्योतिषी का काम ही करता है, मगर असल में वो बहुत अच्छा तांत्रिक है। उसके नाना जी भी बहुत अच्छे तांत्रिक थे, उस पर मुझे पूरा विश्वास। चल। मैं वहीं खड़ा था, कांपते हुए गले से मैंने पूछा, कैसे करेंगे वो कोई व्यवस्था? हो सकता है पहले की तरह ही, वो तांबे के पात्रों से। मैं ज्योतिषी के पास जाने की कोई भी इच्छा न दिखाते हुए ही सुजीत से बोला, वो दोनों से तांबे के पत्तों से ईशा को बांध भी ले तो नंदिनी के लिए तो और ज्यादा लगेगा। तो फिर सुजय थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोला, तू इतना क्यों सोच रहा है? अरे उनके पास और होगा, या फिर कोई दूसरा तरीका करेंगे जुगाड़ करने का। समय बर्बाद मत कर, जल्दी चल जल्दी चल, कहकर वो मेरा हाथ खींचकर मुझे वहां से ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके हाथ छुड़ाकर कमरे में दक्षिण दिशा में रखे टेबल के ऊपर कपड़े हटाकर वहां रखी चीजों को उसकी तरफ दिखाया। इतने ही है रे उनके पास। अचानक ही सुजीत चौंक कर मेरी तरफ देख के बोला, तांबे के पास? ये तू कहां से पाया? तू क्या ज्योतिषी के पास गया था क्या? उनके पास जाने की जरूरत नहीं है सुजीत। मतलब? वो तो खुद ही यहाँ है, कहकर मैंने ट्रंक का ढक्कन खोल दिया। क्या बोल रहा है? कहकर अपने मुंह से उबलती उल्टी को रोकने की कोशिश की सुजीत ने। उसकी आंखें जैसे बाहर निकल आ रही हैं, शरीर कांप रहा है, एक दो बार उल्टी आ रही है उसे। असली में ज्योतिषी का पूरा शरीर एक साथ ट्रंक के अंदर नहीं आ रहा था, इसलिए टुकड़े टुकड़े में काट कर उसे यहाँ भरना पड़ा था, और कोई दूसरा तरीका नहीं था उनके पास। और ज्योतिषी शैतान से बचने का तरीका जानते भी हो, मगर इंसान से बचने का तरीका नहीं जानते थे। और ऐसे तो इंसान से बिल्कुल नहीं, जो अपने परिवार को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ज्योतिषी का सिर इस वक्त पास ही के टेबल के ऊपर रखा हुआ। ने खुद को थोड़ा सा संभाल कर जोर से चीखा, ये क्या किया है तूने? तू क्या पागल हो गया? करना क्या चाह रहा है तू? मैं उसके पास जाकर ठंडे गले से बोला, और कोई तरीका नहीं था रे, क्या करता मैं? हाँ तू बता, अपनों को मैं मार डाल? जो भी हो, वो मेरी पत्नी और बेटी है। सुजीत गुस्से से भरकर मेरी शर्ट को अपनी हाथों में दबा ली और अपनी तरफ खींचकर बोला, साला तू उनको बचाना चाहता है और मेरे दोस्त को तूने मार डाला। जानते हैं वो शैतान है, और उनके साथ रहकर तू भी शैतान हो गया। उसके हाथों से अपने शर्ट को छुड़ाकर मैं थोड़ा पीछे हटा। और कौन जानता है सुजीत, सिर्फ मैं और तू। सुजीत आश्चर्यचकित होकर मेरी तरफ देख रहा था, एक नफरत और डर से भरी नजरों से। अगले ही पल उसके कदम घुके कमरे के दरवाजे की तरफ, और अगले ही पल उसका पूरा शरीर जैसे कांप उठा। दरवाजे पर नंदिनी और ईशा आकर खड़े हुए हैं। दोनों के चेहरे पर खूंखार हंसी है। ईशा के हाथों में एक पेंटिंग ब्रश है जिसमें लाल रंग लगा हुआ है। शायद नंदिनी के कहने पर ही कोई पेंटिंग बना रही थी, और सुजीत की चीख सुनकर दोनों ऊपर आ गए। मैं ट्रंक के पास रखे हुए बड़े से चाकू को उठा लिया और ईशा के पास जाकर उसके हाथों से ब्रश लेकर चाकू पकड़ा दिया
और बोला, जाओ बिटिया, अब सच में रंग भरो। कहकर मैं कमरे से बाहर जा रहा था। अचानक सुजीत की डर भरी चीख सुना दी, ये क्या कर रहा है तू? मैं तेरे बचपन का दोस्त हूं और तुम मुझे ही। बात पूरी करने से पहले ही उसका गला भर आया। मैं कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से डर, रोने और चीखने की आवाज के साथ सुजीत की आवाज आ रही थी, प्लीज ऐसा मत कर, दरवाजा खोल। अरे ईशा, मैं तुम्हारा सुजीत चाहता हूँ। तुम्हें कितनी चॉकलेट दी है, याद नहीं है? ऐसा नहीं करते बेटा, चाकू रख दो, लग जाएगी। भाभी, आप कुछ बोलो, मैं तो आपके घर का सदस्य हूँ। भाभी, ईशा, नहीं, प्लीज, आप लोग ऐसा मत करो। मैंने क्या किया? ईशा उसे रख दो ना, रख दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ। भाभी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा किसी को। सुजय की चीखने की आवाज अब मेरे कानों में थी कि उस कमरे से पाशवी गर्जना की आवाजें आ रही थी। बहुत ही भयानक, जैसे मेरे कान के पर्दों को फाड़ देगी। 3 साल पहले जो सुना था, एकदम वैसा ही। सुजय की आवाज धीरे धीरे आनी बंद हो गई। मैंने दरवाजा खोला, देखा पूरे कमरे में खून फैला हुआ। एक कोने में पड़ी थी इंसानी शरीर, पूरी तरह से तहस नहस। ये किसका शरीर है, ये देखकर कोई भी नहीं बता सकता। और बाहर चमक रही बिजली की झलक में दिख रही है घर के कोने में खड़े हुई 2 इंसानी आकृतियां। नहीं, उन्हें इंसान कहना वाजिब नहीं हो। उनके चेहरे कंकाल की तरह हैं। कंकाल भी नहीं, बहुत से किसी जानवर के कंकाल की तरह, या फिर मकड़ी की तरह। उनके शरीर से निकले हुए हैं 5-6 और हाथ। उनकी आंखें जैसे आग की तरह जल रही हैं। उनसे निकला हुआ है 2 बड़े दांत जिससे टपक रहे हैं खून। वो है मेरी पत्नी, मेरी बेटी। वो है मेरा परिवार।